सभी अच्छे टीचर है, सभी अच्छे से पढ़ाते हैं। चलो इधर आ जाओ। मस्त टीचर है। सर वो कौन से बैच में आते हैं? सर वो वेव्स। अभी तो बेटा देखो क्या ना, अरे हम सब बात करें, चलो इधर आ जाओ, लेक्चर लंबा है, बातें करने में तुम लग जाते, कितना बात करते हैं। सर वेव्स चैप्टर का एक डाउट था। हाँ बता देंगे, अभी ग्रेविटेशन कर लेते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर लंबा है, ठीक है। आ जाओ इधर आ जाओ। डाउट बिल्कुल पूछो, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है। नंबर भी दे रखा है, तुम लोग फिर भी नहीं पूछते। कुछ बच्चे करते हैं मुझे मैसेज, अच्छा लगता है। तुम लोग भी कर दिया करो नंबर मैसेज। मेरे नंबर है कि नहीं सबके पास? मैं फिर से बताऊं क्या नंबर? यस सर। रुको मैं नंबर दे रहा हूँ। मेरे को नंबर याद नहीं रहता, रुक जाओ। सर ग्रुप में तो है आपका नंबर। हाँ बट कुछ बच्चों को हाँ सर ग्रुप में। हाँ पर ठीक है, लो इस पीडीएफ के साथ चला जाएगा तुम्हारे पास। वैसे तो कई पीडीएफ भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, अब नोट डाउन कर लो। सर है तो पीडीएफ में देखे। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यस सर। चलो, तो आज भी है हमारा, कल भी है। कल हमारे 9 से 10:30 बजे तक होगा क्लासेस, ठीक है। 2 लिंक है, अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन आएगी, और अगर डाउट में जाए तो डाउट में, ठीक है। हम कौन सा चैप्टर होगा कल अभी डिसाइड करेंगे बेटा, बता देंगे, ठीक है। कल तो शायद मल्टीपल्स हो, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो भी चैप्टर बचे हैं ना उसमें टेस्ट में, वो ज्यादातर हमने करा रखे हैं, तो मल्टीपल क्वेश्चन करेंगे ज्यादातर, ठीक है। आ जाओ इधर, थोड़ा सा ये सवाल एक बार ट्राई करना, जरा देखना किसी को पहले का याद है तो कैसा लगता है। ये सवाल पढ़ो और आंसर दो, जरा देखें कितना आप लोग को याद है, कितना समझ में आ रहा है। सर इसका आंसर डी है। सर? सी। चलो ये तो वो लोग आंसर दे रहे हैं जो पहले से कर लिए हैं, बाकी लोग करें। सर मैंने तो ग्रेविटेशन अभी तक पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, किसी ने पढ़ा भी नहीं है? कौन है भाई ग्रेविटेशन पढ़ा भी नहीं है? सर बी है। सर समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है, पहले आंसर सर दो। पढ़ के भी ऐसा लगता है कुछ नहीं है उसमें, अनपढ़ टाइप का लगता है ग्रेविटी। सर सी। सी है। किसने बोला सी? सर दुर्गा ने पता नहीं किसने बोला। सर डी है, डी लगा दो मेरा भी। दुर्गा ने सी बोला, और किसने सी बोला? सर सी। सर आप बी के आगे नाम लिख रहे हो। अच्छा बी है क्या? वो सॉरी, हाँ सी। सर आंसर भी सी है। क्या नाम बेटा? नाम बता जाओ। मानस का, और शुभम। शुभम, और सर समझा दो। आंसर ऋषिका। अब इधर देखो, जिसने आंसर दिया डी। जिसने आंसर दिया डी, डी सत्यम। सत्यम ने। और किसने दिया? ऋषिका। ऋषिका। तुमने अभी किया बेटा? ऋषिका। ओके चलो, खैर शुभम ने तो पहले कर रखा था, Yes, इसलिए इतना जल्दी दिया तभी मुझे पता चल गया, ठीक है। सवाल समझ में आ रहा है ना? पर ये आंसर नहीं है, आंसर यही है, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, अब मैं बताऊंगा। सर हमने वाला क्वेश्चन ना पहले से कर रखा है। समझ नहीं आया, समझा दो। हाँ बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं बस देखना चाह रहा था कि कितने बच्चे हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, ठीक है। आ जाओ, सवाल कराऊंगा मैं बाद में, ठीक है। अब पढ़ते हैं, आ जाओ। अगर जनरल बात करें फिजिक्स में ना, मोटा मोटी इस अर्थ पे 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, 4, ठीक है। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स होता है, और एक वीक न्यूक्लियस फोर्स होता है। अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करें तो हमें पता है 2 मास के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 चार्ज के बीच में, ये हम अगले साल भी पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। और वीक न्यूक्लियर की बात करें तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, उनके बीच में जब होता है, कई बार डीके होता है ना, तो सब एटॉमिक पार्टिकल निकलते हैं, उनके बीच में होता है। पर इन चारों में जो सबसे वीक होता है ना, वो होता है ग्रेविटी। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, चारों में से सबसे वीक फोर्स है, ठीक है। और ये क्या है? तो हमें आज ग्रेविटेशनल फोर्स ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, ग्रेविटेशन होता क्या है मेनली। ग्रेविटेशन होता है कि जब 2 बॉडी रखी हुई है ना, वो 2 बॉडी को आपस में अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में फोर्स लगता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, 2 बॉडी के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशन, ठीक है। 2 बॉडी है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। ये ग्रेविटी क्या चीज है? इसी 2 बॉडी में से जब एक अर्थ हो जाता है ना, और दूसरी कोई और बॉडी होती है, तो हम उस टर्म को बोलते हैं ग्रेविटी। देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटेशन 2 बॉडी के लिए, कोई भी जनरल बॉडी। ग्रेविटी आ जाता है जब, तो हम अर्थ को एक बार इंक्लूड करते हैं, एक बॉडी अर्थ हो जाती है, ठीक है। ये मैंने इतना प्यारा सा सेव बनाया हुआ दिख रहा है,
ये अर्थ है और सेव को अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है सर मैगी बनाओ। एक्सेलरेशन सेव ड्यू टू की ग्रेविटी जगह। क्या होता है? जब भी हम कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो जाता है फिर वापस आता है। वापस आने का कारण क्या है? वो अर्थ क्या उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, अर्थ का फोर्स उसको अट्रैक्ट करता है, और ये जो अर्थ का फोर्स जो अट्रैक्ट करता है हम इसको ग्रेविटी बोलते हैं, और ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा होता है, इसीलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ठीक है। इस ग्रेविटेशन को ना सबसे पहले न्यूटन ने एक लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of attraction between two objects is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to the square of the distance। मतलब देखो दो बॉडी है, m1 का m2 का मास है, ठीक है, दो बॉडी, इनका जो फोर्स आता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो हमारे पास फोर्स क्या आता है ग्रेविटेशन में? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। जी क्या है हमारा पे? क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। बिल्कुल, जब मैं ये बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो मतलब ये है कि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू हर जगह यही होनी है। क्या? 6.67 सर स्मॉल जी और बिग जी में क्या फर्क होता है? ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये ग्रेविटी है अर्थ का। स्मॉल जी जो ले रहे हैं ना वो ये अर्थ की ग्रेविटी है, उतने एक्सेलरेशन से वो खींचता है अर्थ, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटी है, ये हम निकालते हैं जनरली, ठीक है। तो ये क्या आता है? यूनिवर्सल ग्रेविटी। मतलब इसको तो तुम कहीं पे भी, इसकी वैल्यू कहीं पे यूनिवर्स में इतनी ही रहेगी, पर ग्रेविटी क्या चेंज हो जाएगी? मैं अर्थ की ले रहा हूँ तो उसका 9.8 है, मून पे क्या 1/6 हो जाता है ना। तो ग्रेविटी जो है चेंज होता है पर यूनिवर्सल ग्रेविटी चेंज नहीं होता, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। क्या अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या ग्रेविटेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज याद रखना, ठीक है। क्या कह रहा है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स। मतलब जब दो बॉडी है, अगर दो बॉडी है या दो मास है, ठीक है, इनके बीच में एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है और दोनों का दोनों फोर्स ना उनके सेंटर के नाम लगता है, ठीक है, सेंटर पर, ठीक है। दैट इज इट अट्रैक्ट द सेंटर ऑफ द बॉडी, दोनों की बॉडी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, ठीक है। फिर क्या करा? इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब अगर आप यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, मान लेते ये बिल्डिंग है, पर डिपेंड करता है। हाँ मान लेते इधर आप खड़े हैं, उधर आपकी बहुत बढ़िया प्यारी दोस्त खड़ी है, तो क्या ग्रेविटेशन फोर्स ऐसे लग रहा होगा क्या? नो सर। मुझे सर सीधा सीधा। कोई डोर और नहीं है, ग्रेविटेशन है। क्या? ग्रेविटेशन, ठीक है। सर तो ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। क्या क्या कह रहा है? इट इज अ म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही बात है, इसका इस पे इसके वजह से फोर्स होता है और इस पे इसके वजह से फोर्स होता है, दोनों के म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड मास। मतलब अब ये दो जो मास है इसके बीच में तुम हवा रख दो, या तुम कोई बिल्डिंग रख दो, या तुम कोई लिक्विड रख दो, तुम कुछ भी रख दो, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हमेशा वही रहेगा कि नहीं रहेगा? आना बोलो। कभी नहीं बदलेगा। ये है ग्रेविटेशन, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी सही है, मतलब समझ में आ गया, याद भी हो जाना चाहिए। क्या है? इट इज अ सेंट्रल फोर्स जो अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, सेंट्रल फोर्स। थर्ड वाला बताना क्या बोला? कौन सा बेटा? फोर्स थर्ड वाला, ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। म्यूचुअल मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोनों म्यूचुअली, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बस यही बात बोल रहा है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई एक मास है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, ये यहाँ पर इसके वजह से कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है फॉर्मूला उसका? जो ग्रेविटेशनल फील्ड को किसी भी कोई भी फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक होता है, ग्रेविटेशनल हो, उसको हमेशा हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। मैंने ई जी लिखा है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। क्या होता है? फोर्स अपॉन में यूनिट मास। मतलब ये जो मास है ना, मान लो ये प्लेनेट है, इसकी सही वजह वाली से बात एक बार फिर से बोलना। क्या बेटा? ये सर ईजी वाली।
ई जो है ये ई हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसे है ना, रिप्रेजेंट करने का हम इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे ई, और ये ग्रेविटेशन का है तो इसलिए मैंने इजी लिख दिया, ठीक है, ई, ठीक है, ग्रेविटेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मतलब है? ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, फोर्स अपॉन में मास होगा। कहना क्या चाहता है, जरा इधर देखो, जो ये अर्थ है ये फोर्स लगा रहा होगा अगर यहाँ पे पॉइंट मास है तो, ठीक है, एक मास है तो, ठीक है, ये जो अर्थ है यहाँ पे जितना फोर्स लगा रहा है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और डेफिनेशन के हिसाब से देखो, ये बोल रहा है एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। अगर यहाँ पे मास m है तो मैं अगर फोर्स को m से डिवाइड कर दूं तो यूनिट मास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एफ बाई एम, और फोर्स क्या होता है, क्या जी एम अपॉन में एम स्क्वायर, ठीक है। और क्या मैं m से ही डिवाइड कर रहा हूँ तो ये m कट जाता है, तो हमारे पास क्या आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है E इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ परेशानी नहीं आ रही है? दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर, क्या बेटा? दोबारा बताओ सर। ग्रेविटेशन फोर्स समझ में आता है ना, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन यही ग्रेविटेशनल फोर्स जब एक यूनिट मास पे लगता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका इस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, वो होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। इस प्लैनेट का इस यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, कितना प्रभाव पड़ रहा है इसके वजह से, वो है, और कितना होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मास है अपॉन में जितना दूरी है वो आर स्क्वायर, ठीक है। सर ये आपने फॉर्मूले में, सर हाँ बेटा, आपने ये फॉर्मूले में m1 m2 कौन कौन से दिखा है, ये समझ नहीं आ रहे। देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स हमें पता है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर होगा, दो बॉडी के बीच में फोर्स यही लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्टेंस है भाई, ये डिस्टेंस ओके है। सर। अच्छा मैंने लिखा नहीं था इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है क्या तुम लोगों को? चलो मिस्टेक तो हो गई, यहाँ पे आर लिखना था, सॉरी, चलो ये है, ठीक है। चले अब यहाँ देखो सवाल कैसा बनता है, सवाल बनता है कि दो मास दे दिया है, ठीक है। से दूसरी बॉडी का भी तो मास होगा। हाँ मैंने पर यूनिट मास ले लिया ना, इसीलिए हम बस इस पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है, इस पर, इसीलिए यूनिट मास पे देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए देखो अभी अगला एग्जांपल देखो मैं जो करा रहा हूँ, दो मास है m1 m2, ठीक है। इसका इस पे भी ग्रेविटेशन फील्ड लग रहा होगा और इसका इस पे भी फील्ड लग रहा होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है इन दो के बीच में अगर r डिस्टेंस है, इन दो के बीच में r डिस्टेंस है तो बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बताओ कितना किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा, मतलब ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा होगा, तो कहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगा? जीरो क्यों होगा, देखो जब भी ग्रेविटेशनल फील्ड देखते हैं तो फोर्स क्या हमेशा टुवर्ड सेंटर लगता है, तो ये वाला इस पे इस तरफ लगा रहा होगा और ये वाला इस तरफ लगा रहा होगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। वो कौन सा पॉइंट है जब मैं दो मास लूंगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो आ जाए, ठीक है। सर मिड में क्या? नहीं, m1 और m2 है, मास सर जिस तरफ मास मास दोनों सेम होता तो मिड में आता, पर मास अलग दे दिया है तो कैसे होगा, नहीं होगा। बेसिक से आप कर सकते हो क्या, सर जिस इस तरफ वाले मास स्मॉल होगा। हाँ ठीक है, यहाँ से हमने x डिस्टेंस लिया, हमने मान लिया जो m1 है वो छोटा है, देखो m1 जो है वो हल्का है m2 से, तो हम हमेशा हल्के वाले से डिस्टेंस लेते हैं x, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, x इज इक्वल टू अंडर रूट m1 अपॉन अंडर रूट m1 प्लस m2, और इंटू में r क्या है, पूरा लेंथ, दिख रहा है पूरा लेंथ, ठीक है। एक बार दिखाऊं, Yes, फिल करा के दिखाऊं क्या, देखो इधर देखो, अगर जिसको जिसको समझ में नहीं आया, क्या m1 की वजह से यहाँ पे कुछ ग्रेविटेशन फील्ड होगा और m2 की वजह से यहाँ ग्रेविटेशन फील्ड होगा, तो क्या जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो जी m1 अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और क्या यहाँ पे जो होगा, मान लेते जीरो पॉइंट करना, यानी कि दोनों का दोनों यहाँ पे बराबर होना चाहिए, तो इसके वजह से m2 के वजह से क्या होगा वहाँ पे जी m2 अपॉन में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल r है और ये x है, तो क्या r माइनस एक्स हो जाएगा, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जी से जी कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आप निकालेंगे, बस इसमें सॉल्व करना है, m2 को इधर ले जाओ, क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में m1 अपॉन
n2, ठीक है। फिर रूट हटाना है, फिर इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं जाता, ठीक है। बस Yes, यही sir. फॉर्मूला है कि दोनों का ग्रेविटी वहाँ पे बराबर कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तो क्या आता है हमारे पास वैल्यू, ये ध्यान रखना, x क्या है, छोटे वाले मास से डिस्टेंस है, ठीक है। और ऊपर अंडर रूट में छोटा वाला मास अपॉन में अंडर रूट छोटा वाला मास प्लस में अंडर रूट बड़ा वाला मास इनटू में पूरा का पूरा डिस्टेंस जो इनके बीच में है, ठीक है। समझ आया? Yes, sir. चलो सर आगे। यस सर। क्या बेटा? एक्स 0 तक है सर। सर ये बोलो। इस पर नेट 0 है, हमने पूछा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 एट डिस्टेंस x, हमने माना यहाँ पे 0 होगा। सवाल अभी कराएंगे ना कभी समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। परेशान मत हो, बस इतना समझ में आएगा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा चलो होलोस्फीयर में देखते हैं क्या होता है। जब होलोस्फीयर में देखते हैं तो 3 कंडीशन आता है। पहला, होलोस्फीयर के बाहर कोई मास रखा हुआ, ठीक है। होलोस्फीयर पे ही कोई मास रखा हुआ या होलोस्फीयर के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फोर्स और ग्रेविटेशन क्या होता है। क्या आप लोगों को फॉर्मूला याद है? देखना जरा, आउटसाइड में क्या F = G(m)/r² होता है। Yes, sir. ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए क्या करते हैं, उसको मास से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट मास करते हैं, मास से डिवाइड, ठीक है। क्या बेटा? सर दोबारा बता दो थोड़ा। क्या चीज? होलोस्फीयर के सर शुरू से दोबारा, सर शुरू से बता दीजिए थोड़ा। सर रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा ठीक है, आखिरी में बताना, ठीक है। क्लास को भी चलने दो वरना लेट हो जाएगा। यहाँ से समझो अभी, यहाँ से, ठीक है। इधर देखो, होलोस्फीयर है अभी, ठीक है। होलोस्फीयर में 3 कंडीशन आते हैं जिसमें हम लोग फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड करते हैं। होलोस्फीयर है, एक अगर मास बाहर रखा हुआ डिस्टेंस r को, एक इसी तरफ दिया गया हो सरफेस पे और एक अंदर रखा हो कहीं पे, ठीक है, डिस्टेंस r मास, ठीक है। तो फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होता है? आउटसाइड देखते हैं तो क्या हमें पता है, 2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/r², ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्या मास से डिवाइड कर देते हैं, Gm/r² हो जाता है, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सरफेस पे बात कर रहा है तो सरफेस पे क्या रेडियस, सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लैनेट का रेडियस है वही होगा डिस्टेंस, तो क्या Gm/r², और क्या इसका भी Gm/r² हो जाएगा, मास से डिवाइड हो जाएगा इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशन फील्ड का, ठीक है। इन सही बड़ा वाला कौन सा? बड़ा वाला पता ये चल गया। रिप्रेजेंट तो किया मैंने सारा फिगर में, ठीक है। इन साइड में जो होगा होलोस्फीयर के, फोर्स 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, याद रखना। होलोस्फीयर में अंदर की तरफ फोर्स 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। चलें, नोट डाउन मत करो, चीजें तो मिल जाएगी, ठीक है, समझते चलो, ठीक। सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्फीयर में भी फिर 3 कंडीशन आएगा और उसमें कैसे क्या वेरी करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फोर्स को देखेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड को देखेंगे। फोर्स के बारे में बात करें, आउटसाइड देखो m मास है, F = Gm/r², सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा। सरफेस पे भी दोनों में सेम है, देखो इसमें भी सेम है उसमें भी सेम है। हॉलो में और सॉलिड में जब भी आउटसाइड की बात करें, सरफेस की बात करें तो दोनों में सेम है, पर इनसाइड की बात करता है तो अंतर आता है, ठीक है। हॉलो में 0 हो जाता है, ठीक है। और जब इन साइड में सॉलिड स्फीयर में हम पता करते हैं तो फोर्स हो जाता है Gmm/r/r²। ये छोटा वाला r क्या है, वहां पे कहाँ किस पोजीशन पे हम अंदर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और कैपिटल R तो हमें पता है जो प्लैनेट है उसकी रेडियस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वहाँ पे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड Gmm, डिस्टेंस कितना अंदर है वो सेंटर से। सर एक बार फिगर से बता दो ना, ये छोटा वाला आर। छोटा वाला r देखो कहाँ से डिस्टेंस है, सेंटर से किस पॉइंट पे है वो, दिख रहा है अंदर, अंदर दिख रहा है स्फीयर में, ये वाला छोटा वाला रेडियस दिख रहा है। और बड़ा वाला रेडियस क्या है, ये तो जो प्लैनेट है उसकी रेडियस है, जो भी मास है जो भी बॉडी है उसकी रेडियस है, ठीक है। तो बस उससे मल्टीप्लाई करना है छोटा वाले से और नीचे बड़े वाले r से डिवाइड। सर आपने ये पॉइंट बीच में क्यों लिया है? वो अंदर इनसाइड निकालना है। कौन सा पॉइंट, ये तो सेंटर है, ये वाला पॉइंट येलो वाला ये तो सेंटर है। हाँ सर ये जो आपने छोटा वाला आ लिया और ये जो येलो पॉइंट क्योंकि है, हमने सॉलिड स्फीयर में हमें फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड को इनसाइड सॉलिड स्फीयर देखना है, स्फीयर के अंदर, स्फीयर के अंदर, इसलिए मैंने अंदर लिया है, समझ में आया। और अंदर कितना होगा दिख रहा है। यस सर। हाँ, क्या ये वाला तुम क्या? हाँ सर क्यूब क्यों हुआ ये? वो भैया पूरा इसका इंटीग्रेट करके निकालते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। अभी ये ध्यान रखो, ठीक है। डायमेंशनली देखो सही है कि नहीं, वो देखो r² होना चाहिए मीटर स्क्वायर, r से r एक कैंसिल होगा, तो डायमेंशनली सही है यानी कि सही है, ठीक है।
सर एग्जाम में इनके डेरिवेशन आते हैं? नहीं नहीं, तुम लोग में डेरिवेशन वगैरह कहीं नहीं है। सर स्मॉल एम स्मॉल एम वो है ना, ये स्मॉल एम। चलो नोट डाउन कर दिया, नोट डाउन सर मत करो, वैसे बस छोटे देखते वाले चलो आर समझते से चलो, हमें ठीक है। क्या फायदा होगा सर? हमें इनसाइड निकालना है, क्या निकाले हम, फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है स्फीयर के अंदर। फायदा नहीं है, वो अंदर है तो कितना डिस्टेंस है सेंटर से आर, क्या हम डिस्टेंस सेंटर से ही दे रहे हैं? सेंटर से, तो सेंटर से अंदर गया तो ये सेंटर तो से कितना समझ में आ डिस्टेंस गया। होगा? मैं सिर्फ ये सर सर मैं पूछ ठीक रही है हूँ आगे। कि इस वाले आर का मतलब क्या है? मतलब ये आर तो रेडियस हो गया, ये आर डिस्टेंस हो अब गया, बड़ा आर वाला, स्क्वायर। ये इनसाइड पॉइंट है ना? ये इनसाइड पॉइंट है। पार्टिकल कहाँ पे है? ये वाला मास है अंदर आ गया है, इधर अंदर अच्छा देख रहे हैं अच्छा, कहीं। वो पॉइंट है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, आ गया। हाँ, चलो इधर आ जाओ। अब देखते हैं सर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हमें पता है वैल्यू, तो हमें पहले से पता है क्या है ग्रेविटेशन के वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है, पर आता कैसे है? ठीक है, वो देखते हैं। मान लेते हैं एक मास यहाँ पे m है और इसका मास, ठीक है। क्या इस वाले बॉडी पे नॉर्मल सोचना, ठीक है, कोई बॉडी पे अर्थ के वजह से नीचे जो फोर्स लगता है, क्या वो F इजिकल टू mg लगता है यस नॉर्मल? यस सर यस सर ठीक है, यस सर। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या ये जो फोर्स होगा एक ऐसा भी होगा Gmm अपॉन में r स्क्वायर, है कि नहीं? क्या ये फोर्स और ये ग्रेविटेशन वाला फोर्स दोनों का दोनों बराबर ही होगा? तो जब मैं इसको इक्वेट करता हूँ ना, mg इज इक्वल टू Gm स्मॉल m इंटू में r स्क्वायर, तो ये कट जाता है। देखो ये इसकी इक्वेशन आ गई ना, ये वाली g इज इक्वल टू Gm अपॉन में r स्क्वायर। मैं ये बताने वाला नहीं था, लेकिन तुम लोग अब इतना डाउट डाउट में जा रहे हो ना, मुझे दिख रहा है तुम लोग को ऐसा लग रहा है पढ़ाई नहीं है तुमने वाली, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। मैं बताने वाला नहीं था सर। क्या आता है? g इज इक्वल टू Gm अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यहीं से हमारे पास वैल्यू आती है। g यूनिवर्सल कांस्टेंट, m अर्थ का मास है, r रेडियस है अर्थ का, तो हमने पुट किया, यहाँ से वैल्यू आई। एक और इक्वेशन बस ये याद रखना, आगे यूज करूंगा तो मैं ध्यान दिलाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो यस थोड़ा सर जल्दी पढ़ते हैं कि सवाल भी करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी याद है हमें, वेरिएशन भी शो करता है। तीन तरीके से ये वेरिएशन शो करता है। कैसे? हम अगर सरफेस फाइंड करते हैं तो हमें पता था कि हाँ वो मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाते हैं तो क्या घटता है? क्या हम अर्थ के अंदर भी जा रहे होते तो भी वो घटता है? और जब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ की, तो वो लैटिट्यूडनली भी घटता है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा, उससे कम, और कम पोल पे सबसे कम। ठीक है, कैसा फॉर्मूला आता है वो देख लेते हैं। जब हम हाइट के हिसाब से देखते हैं तो मान लेते हैं h हाइट पे, यहाँ पे क्या ग्रेविटेशनल होगा? वो होता है g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r। क्या याद है ये फॉर्मूला? याद होना चाहिए। यस सर ठीक है, अब हमने कहा कि अब जो वो पार्टिकल है ना, हम देख रहे हैं ग्रेविटेशन कहाँ होना चाहिए? अर्थ के अंदर। जब हम अर्थ के अंदर देखें या अर्थ के ऊपर देखें तो हमेशा सरफेस से डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, हमेशा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी देखा। डी कहाँ होना चाहिए? सरफेस से नीचे, दिख रहा है, सरफेस से नीचे डी। ठीक है, तो क्या होगा? जी डैश विद Yes, डेप्थ sir. जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, और ये वाला याद है, मैंने ऑसिलेशन में भी जब टनल वाला कराया था तो दिखाया था ये चीजें, वहां पे लिख के। आर क्या होगा? कैपिटल आर क्या है? कैपिटल रेडियस है बेटा, अर्थ का रेडियस। ठीक है, ये तो और दिमाग में डी बैठा ही। डायमीटर है ना सर? अरे नहीं, डेप्थ में, ये पार्ट अंदर डेप्थ में देख रहे हैं ना, जी विद डेप्थ, वो डी डेप्थ है। सर सरफेस से एटमॉस्फेयर से नीचे होगा ना ये? है बेटा। सर ये हाँ, लेयर से होगा ना, सरफेस पृथ्वी की लेयर सरफेस से, से? सरफेस से, एटमॉस्फेयर से नहीं। एटमॉस्फेयर बहुत रेंज में है भाई, भूल गए क्या? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, बहुत रेंज में। एटमॉस्फेयर नहीं, सरफेस से। ठीक है, यहाँ आ जाओ। जी विद लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, जरा दूसरा फिगर देखना, लैटिट्यूड कैसे। मान लेते हैं ये क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, मान लेते हैं पार्टिकल इस वाले लैटिट्यूड पे है, यहाँ पे। ठीक, जब ये यहाँ होता है तो वो क्या ऐसे घूम रहा है? अर्थ तो भैया ऐसे एक्सिस पे घूम रही है ना कहीं, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा उस पॉइंट पे। ये पूरा डायमीटर, पूरा ये इक्वेटर है, उस पॉइंट पे डिंग डिंग घूम रही है। तो क्या ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है? देखो ये थीटा बना रहा है ना। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको पीछे mg लगता है, और इस पे क्या देखो, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो बाहर की तरह एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा।
यही फोर्स जब इधर बैलेंस करते हैं हम लोग इधर की तरफ, एफ कितना आएगा, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा अपोजिट, और ये भी थीटा होगा, तो एफ कॉस थीटा आता है। ठीक है, फिर यही हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो हमारे पास आता है क्या, जो वहां पे ग्रेविटेशन वैरी होता है लेटीट्यूड वाइज, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल, कहाँ से, इक्वेटर से। ठीक है, जरा देखो तो अगर मैं इक्वेटर पे पार्टिकल को रख दूं तो थीटा 0 हो जाएगा क्या? यस हो सर। जाएगा। ठीक है, थीटा 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जी डैश, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगर थीटा में 90 डिग्री रख दूं, सर 90 जीरो डिग्री तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी कि क्या समझ में आया, यहाँ से पोल पे ग्रेविटी वहाँ पे जीरो होती है। ज्यादा होगा इक्वेटर से। ठीक है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया इसी से कि पोल पे ज्यादा होगा, यहाँ पे पुट करके देखा जब हमने थीटा। ठीक है, ऊपर दोबारा बता देना क्या बेटा, सर लैटिट्यूड वाला दोबारा बता देना। ये लैटिट्यूड वाला, बस हमें ये देखना है कि थीटा कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, हम एंगल ले रहे हैं इक्वेटर से, ठीक है, तो जब मैं इक्वेटर से एंगल ले रहा हूँ, अगर मैं इस पार्टिकल को बोल दूं इक्वेटर पे ही है, तो क्या एंगल 0 हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, तो क्या cos 0 1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या यहाँ पे जो ग्रेविटेशन आ रहा है जी माइनस समथिंग, यानी कि कम होगा, थोड़ा सा कम आएगा। और जब हमने 90 डिग्री देखा, इसको थीटा को 90 डिग्री किया, पोल पे गए, पोल पे पार्टिकल है, आप देखो तो क्या cos 90 0, cos 90 कितना होता है, हाँ 0 होता है, वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या जी डैश जी के बराबर आ रहा है, लगभग मैक्सिमम आ रहा है, तो वही लिखा मैंने, पोल पे ग्रेविटेशन ज्यादा होता है इक्वेटर कंपेरिजन में। ठीक है, चलो तुम लोगों को समझाते समझाते में सारा टाइम चला जाएगा भाई, मैं क्वेश्चन कब कराऊंगा। हाँ चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझो तुम लोग। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा फील लो, तुम लोग फॉर्मूले में मत जाओ, फील ले लो, फॉर्मूला किताब में है, देख लेना, जो चीज समझा रहा हो वो फील लो। अगर फिजिक्स फील करने की चीज है, बाकी तो मैथ है, उसमें उसमें क्यों घुसा दिया। ठीक है, इधर देखो क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह रहा है, क्या कर रहा है, कह रहा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब सुनो क्या कह रहा है कि एक यूनिट मास है, मान लेते हैं एसआई में हो तो 1 kg का होगा, सीजीएस में हो तो 1 ग्राम होगा। ठीक है, इस 1 ग्राम को इंफिनिटी से अर्थ पे ले आने तक पे, ठीक है, अर्थ पे ले आने तक का, ठीक है, क्या कर रहे होंगे हम लोग, जो वर्क लगा होगा, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 किलो है, मान लेते हैं 10 kg का मास है। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ, 10 kg का मास है और वर्क डन लगा यहाँ से इंफिनिटी से सरफेस पे लाने के 1000 जूल। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा, 1000 पॉन में 10। ठीक है, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, बस ऐसे समझाने के लिए बताया। ठीक है, क्या हो रहा है, यानी कि हमें यूनिट मास का निकालना है, हमने 10 से डिवाइड किया मतलब यूनिट मास किया था। ठीक है, ठीक है, अच्छा जरा ये देखो क्या लिखा, विदाउट एक्सेलरेशन लिखा है, मैं बस इस चीज के लिए बैठा हूँ, मैथ के लिए नहीं, विदाउट एक्सेलरेशन लिखा है। क्यों विदाउट एक्सेलरेशन, जरा देखो हमारी बात, क्यों विदाउट एक्सेलरेशन, जब ग्रेविटी से, जब इंफिनिटी से जब हम उसको ला रहे थे तो वहां तक तो इंफिनिटी पे ग्रेविटेशन था नहीं। ठीक है, हम उसको लाए लाए लाए, अब क्या ग्रेविटी कहीं पॉइंट पे लगी होगी, अभी तक तो हम लाने के लिए उसको वर्क कर रहे थे, अब क्या किसी पॉइंट पे ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी, अब इसके रेंज में आ गया, अब बोलेगा कि मैं खींच लूंगा इसको, अब पीआर बोलेगा अब मैं खींच लूंगा इसको। क्या जैसे जैसे पास आएगा तो नीचे क्या होता है, देखो तो F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर, क्या जैसे जैसे पास आ रहा है क्या आर घट रहा है, आर घटेगा तो फोर्स बढ़ रहा है ना, फोर्स बढ़ रहा है ना, फोर्स बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेट हो जाएगा, एक्सेलरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा से बढ़ने लगेगी एक्सपोनेंशियल। हमें बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को शांत रखना है। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट है और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, यानी कि कंजर्व रखना है हमें एनर्जी को। ठीक है, इसलिए हम उसको धीरे 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 लाते हैं, एक्सेलरेट नहीं करते हैं, ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी वही बनी रहे और जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, हम ला रहे हैं, धीरे धीरे खींच रहा है, हम उसको धीरे धीरे ला रहे हैं, वो खींच रहा है और धीरे धीरे ला रहे हैं, एग्जाम वर्क कर रहे हैं,
और जो वर्क कर रहा है ना उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो रहा है, और इसी वर्क डन के बाद जब वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है तो हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पता चला कहाँ से आ रहा है? वर्क डन की वजह से। और वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आता है देखो, V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। आया कैसा बताओ किराने तुम? सर आपने जो पीछे वाली स्लाइड बता में दो। V सर रहने दो। तुम तो सब बता दो, सब बता हाँ दो। सर ये ओमेगा लिखा है कि W? ये भगवान, ये लड़की मेरे बेइज्जती कर देती है कभी कभी। लो W। ठीक, अरे सर चलो आ जाओ यहाँ। क्या कह रहा है? स्लाइड तो दिखा दो, एक सेकंड। अरे मैं पीडीएफ भेज दूँ, क्लास के तुरंत बाद दे दूंगा, तुम क्लास को आगे बढ़ने दो, रोको मत। ओके सर। हाँ सर बढ़ो आगे। डेरिवेशन में नहीं जाते, ठीक है? थोड़ा सा मैं बस बता देता हूँ, नहीं तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्लास एक्सटेंड हो जाएगा। इधर आ जाओ। क्या कह रहा है? फिर इन्फिनिटी से ला रहे हैं इसको, मैं यहाँ तक लेकर आऊंगा इस मास को, इन्फिनिटी से यहाँ तक। ठीक है, जरा देखो तो फोर्स क्या होता है? जी एम एम बाई आर होता है, आर स्क्वायर होता है फोर्स, जी ग्रेविटेशनल फोर्स यही होता है। मैंने इन्फिनिटी से पार्टिकल को यहाँ तक लाया, और ये डिस्टेंस सेंटर से कितना दिया मैंने? एक्स। ठीक, तो क्या यहाँ पे मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकता हूँ इस पार्टिकल पे जहाँ तक लाया मैंने? क्या एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा? आया ना? यस सर। ठीक है, मैंने क्या कहा ना, मैंने क्या किया, जैसे कि पार्टिकल यहाँ है ना, तो मैं अगर यहाँ से नीचे की तरफ जब वो आ रहा था तो वेरी कर रहा था, डिस्टेंस वेरी कर रहा था। मैंने कहा ना कि जो डिस्टेंस वेरी कर रहा हूँ वो मैं बहुत छोटा लूंगा। ठीक है, बहुत छोटा लूंगा तो क्या मैं छोटा वर्क डन ही करूंगा? जब मैं छोटा डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा तो छोटा वर्क डन होगा। और क्या वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है? अब मैं इस फोर्स को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब मैं यही यहाँ पे पुट करता हूँ ना तो बाकी सब इंटीग्रेशन का काम है यहाँ पे। ठीक है, वो मैं मैथमेटिकल नहीं जा रहा हूँ, बस ये प्रोसेस है, याद रखना। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये वर्क डन होता है, ये वर्क डन हमें करना पड़ता है, याद रखना। ठीक है, अब जरा सुनो, क्या यही वर्क डन क्या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा? है कि नहीं? यस सर। चलो, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास वही आ जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन में आर। और हमारे पास पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो वो होता है जी एम अपॉन में आर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। कोई दिक्कत आगे बढ़े? सर यस सर बता दो। यस सर। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। सर ये याद रख सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब हम जरा एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। होता क्या है ना, जैसे अर्थ है, हमने बहुत सैटेलाइट तो लॉन्च होते रहते हैं, तो इसरो नासा सब करते ही रहते हैं, और यही तो अच्छा चीज लगता है हम लोग को, फिजिक्स का ही कमाल है सारा सारा। तो जब प्लैनेट पे मान लेते हैं कि अर्थ है, इस पे एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग पे आप चढ़ गए हो और आपको मन कर रहा है कि ढेला मार दो, तो ढेला मार प्रोजेक्टाइल हो गया। फिर आपने कहा कि इनको ढेला मारो, तेज मारो, प्रोजेक्टाइल। फिर एक और आपने पत्थर फेंक दिया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ऐसा फेंक देंगे ना कि ये कुछ इस तरीके से घूमने लगेगा। ये जो वेलोसिटी से जो आपने फेंका है और वो अर्थ के ऑर्बिटल में घूमने लगा, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ज्यादा वेलोसिटी हुई तो सामने नहीं निकल जाएगा सीधा? मंगल ग्रह में जब वो सूर्य को गए थे। मैं जो बोल रहा हूँ पहले वो सुनो तुम लोग। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस टावर पे खड़े हो तुम लोग, फेंक रहे हो, प्रोजेक्टाइल करते हैं, थोड़ा और कुछ होते हैं, तुमने ऐसी स्पीड से फेंक दी कि वो क्या करता है, वो अर्थ के इस ऑर्बिटल में ऐसे घूमने लगता है। अर्थ के ऑर्बिटल में इस वेलोसिटी से जिससे तुम फेंक रहे हो और वो अर्थ के ऑर्बिटल में घूमने लगे, उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और तेज से फेंक दूं तो वो भाग जाएगा, और जिस मिनिमम वेलोसिटी से मैं फेंक दूं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप होकर भाग जाए, उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, और उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों बात समझ में आई? कैसे होगा? चलो इधर देखो, क्या आता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला? v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन में आर। ठीक है, जी एम अपॉन में आर। याद है मैंने पहले बोला था कि ये वाला चीज याद रखना, मैं आगे याद ही रहूंगा। ये देखो, जी एम किसके बराबर है? जी आर स्क्वायर बराबर। ठीक है, स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर के बराबर। मैंने उस चीज को यहाँ पुट किया, जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर। तो आर से आर एक कैंसिल हो गया,
ठीक है। देखो क्या आ रहा है नीचे, अंडर रूट में 2g आ रहा है, ठीक है। मुझसे किसी बच्चे ने मैसेज करके पूछा था, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g। क्या ग्रेविटी पता है हमें 9.8, और क्या रेडियस भी पता है। तो हमने जब एस्केप वेलोसिटी निकाला वो आया 11.2 किलोमीटर। सही है, सबका सही है चैट में। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से मैं अगर किसी चीज को अर्थ से लॉन्च कर दूं या फेंकूं तो वो निकल जाएगी, अर्थ की ग्रेविटेशन के फील्ड के बाहर चली जाएगी, वापस नहीं लौट के आएगी, ठीक है। हमें क्या देखना है इसमें, हमें ये वाला फॉर्मूला तो पता है, पर एक बार सवाल ऐसा भी आ गया था कि उसने मास ना देके ना डेंसिटी दे दिया था प्लैनेट का। तो कुछ नहीं करना है, क्या ये मास है, डेंसिटी दे दिया है, क्या अर्थ स्फेरिकल है, तो क्या हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इधर कर दूं तो क्या जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो मास की जगह पे मैं डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम कर दिया। क्या स्फेरिकल है, 4/3πr3। क्या एक आर से एक काट गया, एक आर कट गया तो 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, वो इक्वेशन आ गई चल के, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू आर स्क्वायर है, मैंने बाहर ले लिया आर, अंडर रूट में 8/3, ये देखो 4 से 2 मल्टीप्लाई 8/3 पाई, ये पाई और जी और इंटू में डेंसिटी। क्या ये 8/3 पाई भी कांस्टेंट और जी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, v इक्वल टू आर, रेडियस है, के कांस्टेंट है ये पूरा, और ये डेंसिटी है, ठीक है। याद ना रखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया कैसे पुट करना है, पर याद रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, समय बच जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी? कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब वो तुमको देगा तो वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कंपेयर करके बोलेगा इस वाले प्लेनेट और इस वाले प्लेनेट से, इसकी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी है, अब बताओ कैसे, तो वो कट जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। और बोले भी तो क्या जी हमें पता नहीं है क्या, 6.67 इंटू 10⁻11 पाई की वैल्यू 22/7 8/3 है। हमें याद क्यों करना, हर चीज याद नहीं रखते, ये स्टोरेज है भाई, भरो मत। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या आता है फॉर्मूला, v नॉट इज इक्वल टू में gm अपॉन में r प्लस h, ठीक है। ये जो h है ना वो हाइट है यहाँ से, और ये r है, ठीक है। पार्टिकल कुछ इस वाले ऑर्बिटल में नाच रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, फेरे ले रहा है, वो अकेले अकेले फेरे ले रहा है, कोई मतलब नहीं उसकी जिंदगी में। तो क्या है, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन में r प्लस h। फिर से हम gm की जगह पे वो gr स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। ये लार्ज डिस्टेंस के लिए बात बोल रहा हूँ, मतलब ये जो h है ना इस सरफेस से बहुत ऊपर है, मतलब किलोमीटर में होगा, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, या तो कंपेरेटिव होना चाहिए ना, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस r को बहुत छोटा ले लिया, सॉरी h को बहुत छोटा ले लिया, ठीक है। जब हम h को छोटा लेंगे तो जरा देखना नीचे वाली वैल्यू में क्या वो h नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो नीचे बस r बचेगा। तो v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन में r, तो r से r कैंसिल, अंडर रूट जी आर हो जाएगा, तो v नॉट हो जाता है अंडर रूट जी आर, ठीक है, छोटे से हाइट, यस सर, ठीक है। ये तो पढ़ाते पढ़ाते में टाइम चला गया, क्वेश्चन कब कराऊंगा मैं तुम लोग को। देखो वेलोसिटी हमें पता है, इसके वेलोसिटी की क्या होता है, अंडर रूट 2gr, और इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gr। क्या एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा। और देखो मजेदार बात, ऑर्बिटल वेलोसिटी में देखो कब तक आ रहा था, तुमने फेंका ऑर्बिटल में है और उससे ज्यादा तेज फेंक देता तो तुम भाग जाता। देखो रूट 2 टाइम्स है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है। चलो आगे, कुछ बचा गया। हाँ, इसमें कुछ फॉर्मूला बताने का नहीं, ये बस तुमको समझाने के लिए कैसे लॉन्च वगैरह होता है। देखो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होते हैं ना, एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, और एक होता है पोलर सैटेलाइट, ठीक है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है ना, उसको हम अर्थ के इक्वेटर पे लॉन्च करते हैं, हॉरिजॉन्टली वो घूमता है, अर्थ है, ठीक है। हमने लॉन्च किया तो अर्थ के ऑर्बिटल में घूमेगा, अब कैसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, कैसे घुमाऊं, कुछ है क्या बॉल टाइप का। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, यहाँ पे ये है सैटेलाइट, तो जैसे जैसे अर्थ घूमेगा वैसे वैसे घूमता है, साथ साथ में घूमता है। उस तरीके से हम लोग उसको फिक्स करते हैं उसकी सर 36,000 से कम हो गई स्पीड तो नहीं, स्पीड नहीं है, ये जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं ये इतना डिस्टेंस होता है अर्थ से। सर एक बार फिर से बोलना। पूरा शुरू से। नहीं सर, अभी जो आप बोल रहे थे ना एकदम से अनीश भैया ने बोल दिया तो समझ नहीं आया।
हाँ तो जो देखो अर्थ है, हमने रॉकेट लॉन्च किया, हम जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ये जियो स्टेशनरी यानी कि इक्वेटर के ही आसपास, और ये जो लॉन्च होता है ना वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर की दूरी तक होता है। इतना रेंज होता है, इतना होता है वो, ठीक है। ठीक है, और ये बस जैसे जैसे अर्थ घूमता है वैसे वैसे ये अर्थ घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, सेम अर्थ के साथ ही वो घूमता रहेगा। ठीक है, मतलब हम किसी एक स्पेसिफिक जगह पे ही वो रीड कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं ऐसे। ठीक है, तो पोलर सेटेलाइट सर 60 गुना ज्यादा अर्थ के रेडियस से। हाँ ज्यादा तो है ही, तभी तो मजा आएगा कैलकुलेट करना। हम पोलर सेटेलाइट की बात कर रहे हैं, दो ही सेटेलाइट होते हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर सेटेलाइट। ठीक है, पोलर सेटेलाइट क्या होता है, सीधी सीधी इस बात है, पोल के नाम में, पोल पे हम कहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन अ पोलर ऑर्बिटल और इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन। समझ में आ गया ये बात, सीधी सीधी सी। और वो कितने हाइट पे रखते हैं हम लोग, 500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के रेंज में। क्या यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग के, जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह है। ठीक है, ये सब वेदर फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, यही पोलर वाले पे डाल के, ये पास में रहता है, इनको कुछ पास में रखते हैं, वो रोटेट करता रहता है हर जगह पे, और अर्थ ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहा है, तो हर जगह का उनको पोजीशन भी मिल जाता है। ठीक है, और वो नजदीक है इसलिए वेदर फोरकास्टिंग हो जाता है। स्पाई वगैरह हुए, एजेंट वगैरह हुए, अगर पता चले इस एरिया में है तो उसी से उसी पोलर सेटेलाइट से ही हम लोग पता करते हैं। बाकी मुझे लग रहा है रिमोट सेंसिंग वगैरह भी चीजें होती हैं, तो वो भी इसी पोलर सेटेलाइट से ही हम लोग सारी वो एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग वो पिक्चर वगैरह लेते हैं जिसको पकड़ना है। अब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। ठीक है, टोटल एनर्जी किसकी, सैटेलाइट की। ठीक है, तो सैटेलाइट में क्या क्या एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी निकाली थी, जरा पीछे चलना, देखो टिंग 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 टिंग, यही था वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी चला माइनस जी एम एम अपन में आर। ठीक है, ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी, जब ये ऑर्बिटल में घूम रहा है तो उसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये आता है हाफ जी एम एम अपन में आर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये पुट कर देना ना। ठीक है, ये जी एम अपन में आर, तो यस सर यही आएगा। ठीक है आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट्स में मिल जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं बताया है। अरे भाई साहब, क्या सर अभी तो 3 लोग बचे हैं, थ्योरी में ही क्लास जाएगी क्या? पहली पेपर के सर, और वही बताया। ग्रेड और चलो एरिया। जल्दी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी। ये तो पता होगा तुम लोगों को, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर के 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कह रहा है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट विद सन एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। ठीक है, ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं यही सन है। जब भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होती है तो उसमें 2 फोकस होते हैं, तो वो किसी एक फोकस पे सन बैठा हुआ है। जो पास में डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पेरीहेलियन, और जो दूर में डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपेरिहेलियन। ठीक है, अगले साल पैराबोला और कौन सेक्शन इसी साल है क्या मैथ में? यस सर, Yes, sir. बिल्कुल। आ गया? सर हाँ चलो समझ में आ गया तुम लोगों। इधर लॉ ऑफ एरिया, प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द एरियल वेलोसिटी अराउंड द सन इज कांस्टेंट। कहना क्या कहता है, ये सन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर इसने, यहाँ से मान लेते हैं जो वो प्लैनेट है, इधर ये सन है, मान लेते कोई प्लैनेट है, यहाँ से चला और ये कवर करके यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, इस वाले पे, फिर वो प्लैनेट घूमकर यहाँ आया और पास वाले में आया और इतना कवर किया। जो टाइम इसको लग रहा होगा ना, वही टाइम इसको लग रहा होगा कवर करने में। और अगर हम एरिया निकालेंगे ना, ये जो शेडेड पोर्शन है, इन दोनों का एरिया सेम आएगा। यही बस वो कहना चाहता है। और जो एरियल वेलोसिटी आता है उसका फॉर्मूला याद रखना, एंगुलर मोमेंटम अपॉन में 2m। m क्या है, ये जो ऑर्बिटल रिवॉल्व कर रही होगी। ठीक है, सन का मत डाल देना तुम लोग। ठीक है, यस सर। चलो अब एक आखिरी वाला बचा है, क्या बोला था? वाकिफ होंगे इस चीज से। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन कराना है, क्वेश्चन में मजा है ना। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आया? टी स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा आर क्यूब के। मतलब ये है सन, सर स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे, क्यूब नहीं होना चाहिए था कहाँ पे? सर, वहीं पे मतलब फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में, थर्ड लॉ में, सॉरी सर, सॉरी, ये वाला टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ऑफ क्यूब। सेमी मेजर एक्सिस। हाँ, थर्ड ही तो है। स्क्वायर ऑफ सेमी, अरे
गलत लिख दिया क्या? ये कह रहे हो क्या? यस सर, है यही ना? कह रहा था। हाँ, ये कुछ अलग होना चाहिए ना। सर सर क्यूब सर होगा। मिटा दीजिए उसे। क्यूब। क्या? सर सर ये क्यूब तो होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख के भेजूंगा। जब मैं भेजूंगा ना पीडीएफ तो मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए। दिखता स्क्वायर ऑफ, सर यही है। यही होगा ऐसा, यही है। यस सर। वो इंटीग्रेट करके ऐसा वैल्यू आ जाता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, सर आर का इसमें। ठीक है। सर ये तो मेरा वाइवा में आया था। हाँ, फाइबर में आया था। आर। अच्छा यस सर, जिसपे प्रोजेक्ट बनाते हैं वही आता है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। चलो, तो क्या होता है, टी स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के। ठीक है, और ये कांस्टेंट हम लोग डाल देते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी आ जाते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, इस पे सवाल डायरेक्ट आते हैं, ये पता नहीं कांस्टेंट का जरूरत नहीं पड़ता है ज्यादातर। चलो सर सवाल करते हैं, सवाल करते हैं। इधर आओ, बहुत बेसिक बेसिक सवाल है ना। 2-3 तो ऐसे हैं मुझे जवाब। फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर gravitational free space after having lost connect constant after having lost सर contact बी होगा, है इसका। कांटेक्ट होगा। ठीक है, कांटेक्ट विद देयर स्पेसिस द टू विल क्या होगा? सर बी। बाकी लोग सर बी। दो एक्सपर्ट सर ये तो एग्जाम में भी आया था। एग्जाम में भी आया था। सर अच्छा, ये एनसीईआरटी यस एग्जाम्पल है। सर। सर बी होगा। हाँ चलो बी ठीक है, होगा सर। समझ में आ गया ना क्यों ग्रेविटेशनल फ्री Yes, स्पेस sir. है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी नहीं लगेगा। दो बॉडी कोई भी हो, कहीं भी हो, आपस में अट्रैक्ट करेंगी। तो ये दो जो एस्ट्रोनॉट थे वो फ्रीली घूम भी रहे थे तो भी आपस में वो अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे के करीब ही आएंगे। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट था। अगला, two spheres of mass m and m are situated in air and the gravitational force between them is f. The space around the masses is now filled with the liquid of specific gravity 3. The gravitational force will be now. सर एफ। बाकी लोग सर 3F। 3f। बाकी लोग सर F/3। सर एफ। F/9। अब सुनो, क्या मैंने बोला था? ग्रेविटेशनल फील्ड में तुम बिल्डिंग लगा दो, पानी डाल दो, फेविकोल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है फोर्स में। तो कुछ भी हो जाए कोई यस फर्क सर, नहीं पड़ेगा। बराबर नहीं। कोई भी यस लिक्विड। सर, एफ आएगा। ठीक है, ठीक है सर, आ गया। तो सवाल बेसिक लिए हैं मुझे पता है, लेकिन जानबूझ के लिए गए हैं कि थोड़ा सा आप लोग जो गलती करते हैं बेसिक बेसिक वो सही था। अब ये सवाल करो जरा, और जिसको आता है वो थोड़ा शांति से बैठेगा। अगर आपको पहले कर रखे हैं तो थोड़ा सा एग्जाम सॉरी आंसर ना लिख दे दो। क्या कहते हैं चैट में? कौन माइक ऑन करके पढ़ रहा है? माइक बंद करके। सर दिस इज माइक ऑन करके कौन पढ़ता है? माइक ऑफ करो। चलो 2 मिनट देता हूँ। कितना टाइम हो रहा है? अब हम स्टार्ट करेंगे मैगी वाला खेल। एक मैगी, बहुत टाइम हो गया नहीं, पूरी 1 घंटे क्लास चली गई भैया, मेरे को क्वेश्चन कराने थे। डिंग 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 डिंग। समझ में आ रहा है सवाल? यस सर। चलो समझ में आ रहा तो करो। The particles of not move around the surface of radius are under the action of their mutual gravitational force. अच्छा, the speed of मैगी से करना। यार इतना मैगी मैगी कर दिया हूँ मैं ना, मेरा तो मैगी खाने का मन कर रहा था, बहुत टाइम हो गया मेरा। ए चलो, आशीष का, अनीश का आ रहा सर बी है इसका आंसर। है। ओके, देखते हैं। आशीष का ए है। यार अभी किसी ने आंसर दिया बी? कुमारी हिरिशिका का बी है। सर सत्यम। सत्यम, ओके, सत्यम का बी है। अमन का भी बी है। भूमि का भी बी है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। सर बी होगा अमर। भूमि, अमर, अमर और अमन दोनों एक साथ आंसर देते हैं मुझे लगता है कभी कभी। दोनों का नाम है विकास, एनोनिमस। वाह, बहुत लोग क्या हैं। विकास और ये शंकर है, एनोनिमस। वंशिका, वाह। चलो आ जाओ देखते हैं। बाकी जनता जिसको नहीं समझ में आए इधर आ जाओ। क्या कह रहे हैं?
two particle of equal mass goes around circle of radius r under the action of their mutual gravitational force of attraction. The speed of v of each particle is, अच्छा v पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। जरा देखे तो ये क्या कह रहा है, मान लेते ये एक बॉडी है, ये क्या कह रहा है, एक सर्कल में घूम रहे हैं, पर दो बॉडी घूम रहे हैं सर्कल में। क्या कह रहा है, कितने रेडियस का सर्कल है, क्या ये आर रेडियस का सर्कल बोल रहा है ना, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, बहुत गंदा सा डिस्टेंस बना रहा था, अब समझ में जाएगा। क्या ये डिस्टेंस आर है, इनका मास एम है, ठीक है, ठीक है। क्या ये जो, हाँ, क्या ये सेंटर ऑफ मास होगा, इनका सेंटर ऑफ मास होगा, इसी के अलॉन्ग ये चुपचाप कैसे मूव कर रहे होंगे आपस में, टी 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 टी, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, एक बॉडी को अगर मैं पकड़ूं, इस बॉडी पे, क्या इस पे नीचे फोर्स लग रहा होगा, इसके वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, है कि नहीं। और Yes, sir. नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, और देखो क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है, हाँ या ना। यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है mv²/r होता है, रेडियस r है, और हमें इसका फोर्स पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का Gmm/r² होगा। क्या ये m से m कटेगा, r से r जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सर ये दोनों दोनों पे 2r आएगा ना। गड़बड़ हो गया, हाँ देखो ये 2r आएगा, यस सर 2r आएगा ये वाला। ये कहाँ चला गया, हाँ अरे क्या कर रहा है भैया, क्या 2r² आएगा, देखिए अभी तो खेल हो जाता, तो क्या आ जाएगा v² = Gm/ में ये 4r हो जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा ना, ठीक है। तो क्या v = Gm/ ये कैपिटल M ही है, ठीक है, अपॉन r अंडर रूट में, और जो वो 4 है उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है आंसर हमारा, चलो बहुत बढ़िया, सभी का आया है। अरे ये 2r आपने क्यों लिया, 2r, क्या जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो दोनों के बीच में पूरा डिस्टेंस होना चाहिए, रेडियस r है, तो क्या दोनों रेडियस r है, तो क्या टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 2r हो जाएगा, तो Gmm/ में r, तो टोटल डिस्टेंस कितना 2r, ठीक है। दिखा, आगे बढ़े हैं, Yes, sir. चलो 2 मिनट देते हैं, शायद हो जाएगा हम लोग का, 8 मिनट का हो जाना चाहिए सारा सवाल, नहीं होगा तो भी करा के जाऊंगा मैं। Yes, sir. हम रुक भी जाएंगे। कितने परसेंट पे? कोई नहीं, रिवीजन क्लास होगा ना तो अच्छे से बता दूंगा, ग्रेविटेशन कोई दिक्कत नहीं है, और बेहतर तरीके से, और डेरिवेशन वगैरह तुम लोग को कोई दिक्कत होगा तो वो भी बता देंगे अच्छे से, वरना बेसिक बेसिक तो पता नहीं करता। ये जो पिछला सवाल था ना, इसी सवाल को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, 2 स्टार सिस्टम, ठीक है। कई बार सवाल में देता है ऐसे, अलग अलग सवाल हैं तो सेम पैटर्न पे ऐसे आ जाते हैं, तो लगते हैं नाम देने, बाइनरी सिस्टम, 2 स्टार सिस्टम, पता नहीं क्या क्या, समझ में नहीं आता। सर सी। सी किसका था ये, सर मेरा। आवाज तो जाना पहचाना, इकरा क्या है क्या, यस सर। चलो बहुत बढ़िया। डी अमर, ये अमर नाम देते ना तो अंदर से एनर्जी आ जाती, अमर। सर आप गलत ऑप्शन पे टिक लगा रहे हो। अरे यार तुमने सी Yes, बोला था sir. यार, अरे मैंने हाँ। इधर बी सी इधर लिख दिया, बताओ यार, अभी तक तो फिर से क्या चल रहा है, मेरा ध्यान किधर है, सी यादव जी का दुकान इधर, हाँ सर सी गलत, सी हाँ किसने बोला, सी सी माइनस सी मानस, सी मानस सी, एक मिनट, सर सी। सबका आ रहा है क्या सी,
क्या सभी का सी आ रहा है क्या? यस सर, सी आ रहा है। चलो आ जाओ। एक मिनट जरा, ये हाँ तो बताओ ना। हाँ सी 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 भारी उमदा। हाँ चलो सभी का सी आ रहा है, आ जाओ आ जाओ करते हैं। क्या कह रहा है? 3 मास ईच ऑफ इक्वल टू एम एंड आर प्लेस्ड 3 कॉर्नर स्क्वायर है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक स्क्वायर है। सवाल को पहले समझो क्या कह रहा है। पहले कह रहा है ये स्क्वायर है जिसका साइड जो है वो ए है। उसने कहा कि 3 कॉर्नर पे 3 मास रखे हैं जिसके मास एम है, ठीक है, एम है, और इसका भी एम है। और जो चौथा वाला कॉर्नर है ना, उस पे एक मास रखा गया है जिसका मास 1 है, यूनिट मास, 1 केजी का मास। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास, ठीक है, यानी कि बाकी तीनों की वजह से जो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसके वजह से इधर लग रहा होगा, ठीक है, इसके वजह से इधर लग रहा होगा, ठीक है, ये F1, ठीक है, ये F3 मान लो, और ये बीच वाला जो है इसको F2 मान लो, ठीक है। क्या तीनों फोर्स लगा रहे होंगे इसके, है ना। चलो F1 फाइंड करें। F1 क्या होगा? क्या जी एम इंटू में एम, तो ये 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या ए स्क्वायर है, ठीक है। F3 फाइंड करते हैं। क्या ये भी जी एम इंटू में 1? क्या बेटा? नेगेटिव साइन भी आएगा। हमें क्या पूछ रहा है? बस नेट फोर्स पूछा है बेटा, नेट फोर्स पूछा, कोई मतलब नहीं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की बात कर रहा है तो एक ही साइड की बात कर रहा है, ठीक है। माइनस साइन का तो बस ये सिंबल होता है ना। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी माइनस लगता है ना तो वो दिखाता है कि हाँ इस चीज के अपोजिट है, ठीक है। चलो F2 निकालें। क्या F2 निकालें? इस मास का इस पे कितना ग्रेविटी लग रहा है? क्या ये जो डिस्टेंस है ये √2a हो जाएगा, है कि नहीं? सबको निकालने आता है ना वो चीज, है ना। यस सर। √2 इंटू में a का स्क्वायर, ठीक है। क्या ये जो आएगा जी एम अपॉन में 2a स्क्वायर, अगर मैं इसको f बोल दूं, इसको f बोल दूं, तो क्या ये f/2 आ रहा है क्या? आ रहा, ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब जरा देखो तो क्या करना है हमें, बस एफ नेट निकालना है, ठीक है। एफ नेट निकालना है 1 kg पे। क्या एफ फोर्स जो लग रहा है, F2 का जो फोर्स लग रहा है f/2, ठीक है, प्लस क्या F3 का ये कंपोनेंट इधर रहेगा, ये 45 डिग्री पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? F3 कितना है? F है, तो F cos 45 लिख दूं, प्लस में F1 के वजह से भी ये भी 45 डिग्री, क्या इधर कंपोनेंट आएगा? क्या F cos 45 हो जाएगा, हाँ ना। जी सर। चलो अब देखो यहाँ पे, तो F नेट कितना आया मेरा? F प्लस 2F cos 45। 45 का कितना वैल्यू होता है? cos 45 1/√2। क्या 1/√2 होता है? तो क्या √2 से ये मैं 2 काटूंगा तो F प्लस में √2F आ जाएगा, यस सर। ये √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये हमने f/2 लिया ना, ये f/2 है ना पहला वाला, तो ठीक है। क्या हमारे पास F नेट आ गया? यस F बाहर हो जाएगा 1/2 प्लस √2। क्या है आंसर? चलिए आप नेट से वापस बता दो। ये होगा सर पीछे दोबारा ए होगा आंसर। हाँ बेटा सर दोबारा बता दो सर। बताता हूँ, सभी लोग को बताता हूँ, देखो नोट डाउन कर लो सभी लोग। सर एफ नेट वापस बता दो कैसे है। बताता हूँ, देखो शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसके 3 कॉर्नर पे m मास रखे हुए हैं, m मास, ठीक है, 3 मास रखे हुए m m m, ठीक है। चौथे वाले कॉर्नर पे 1 kg का मास है, यूनिट मास बोला, ठीक है। पूछ रहा है कि ये जो मास है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ, बाकी तीन का नेट पूछ रहा है ना, पूरा ओवरऑल। तो हमने क्या किया, पहले एक वाला निकाला, मान लेते हैं इसको m1, ऐसे वैसे तो मास सेम है, पहला इसको ले लेते हैं, इसको दूसरा ले लेते हैं, इसको तीसरा ले लेते हैं, ठीक है।
पहले के वजह से क्या फोर्स आ रहा होगा जी एम अपॉन में ए स्क्वायर, मैंने उसको एफ मान लिया। तीसरे के वजह से भी क्या वही आ रहा होगा जी एम एम अपॉन में ए स्क्वायर, एक एम वन है, ठीक है, उसको भी एफ मान लिया। जो दूसरा वाला मास है उसका क्या यहाँ से नेट जा रहा होगा, क्या इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो √2a है, तो जी एम अपॉन में √2a का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जी एम अपॉन में 2a स्क्वायर। क्या ये जो फोर्स है इस फोर्स के आधा नहीं है, तो F/2 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने एफ नेट निकाला, एफ नेट क्या होगा F2, ठीक है, ये दिख रहा है। और ये क्या है, एक कंपोनेंट इधर होगा इसका, ठीक है, दिख रहा है ये थर्ड वाले का cos45, ठीक है। दूसरा वाला का कंपोनेंट निकालोगे तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही पहले वाले का देखो, एक cos5 आएगा और दूसरा वाले का इधर साइन वाला, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला, ठीक है। तो क्या बच जाएगा एफ नेट, ये और एक ये। तो क्या मैं लिख दूं एफ cos45, पहले के वजह से जो लग रहा होगा एफ cos45 और दूसरे तीसरे की वजह से एफ cos45, ठीक है। फिर मैंने तीनों को जोड़ दिया अपने निकालने के लिए, F/2 प्लस में 2 cos45, 45 का मैंने वैल्यू रख दिया, 45 का वैल्यू रखा तो मेरे पास एफ नेट आया ये, ठीक है। और एफ क्या था वो यहाँ पे जी एम अपॉन में ए स्क्वायर, क्या था जी एम अपॉन ए स्क्वायर हाफ प्लस √2, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, तुम लोग दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते थे ना, नीचे ए दिया हुआ है, यस सर। ठीक है। तो अमर समझ में आया, तुमने बी बोला, यस सर वो चलो आ जाओ, चलो ये करो। अभी तुमको समझ में आएगा कि पीछे मैंने फॉर्मूला दिखाया था डायरेक्ट, उसका तुमको फीलिंग यहाँ आएगा। पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यस सर। बी है क्या आंसर? डी देखते हैं। सर बी। डी, अच्छा सर बी। बी किसने बोला बी अभी? तनिका। कनिका, यस सर। पहली बार नाम सुना तुम्हारा, ऐसा क्यों है? कहाँ थी अभी तक में? अमन बी, राजू बी, ये राजू बी, अमन, सर बी होगा। अरे कहाँ गया? बी किसने बोला? शुभम, अमर। अमर, अच्छा अमन आएगा तो अमर भी आएगा। लो तुम लोगों का नाम एक साथ लिख देता हूँ, तुम लोग एक साथ ही आंसर देते हो, एक ही देते हो, पता नहीं क्यों। सनी, चलो सबका आ रहा है, डी आ रहा है। किसी ने डी बोला था, क्या हुआ आंसर चेंज हुआ कि नहीं तुम्हारा? कॉफी कॉफी का नहीं सर बी बोला था। अच्छा बी बोला था, ओके ओके। यशवीर है क्या? ये यस सर। चलो आ जाओ देखते हैं, सभी लोग बी पे ही हैं तो फिर क्या ही सोचना है करना। सीधे सीधे मैंने दिखाया था क्या, 2 पॉइंट मास ऑफ मास इन 10 kg और 1000 kg आर एट डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, ठीक। एट विच पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम विल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बी 0, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अगर दो मास हैं उनके बीच की डिस्टेंस इस समय दी हुई है 1 मीटर, और हमें पता करना है कि किस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो हम छोटे वाले मास से एक्स मान लेंगे, ठीक है। इसका 10 दिया हुआ है, इसका 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या x इज इक्वल टू √10 स्मॉल वाले का अपॉन में √10, ये √1000 इंटू में 1 हो जाएगा। क्या यहाँ से x निकल जाएगा,
एक काम करता हूँ मैं, ऊपर नीचे ना √10 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। तो 1 हो जाएगा, ये √10 से √10 डिवाइड 1, √10 से 100 हो जाएगा। √10 डिवाइड, तो क्या अंदर 100 आएगा? क्या मैं इस ब्रैकेट को हटा के सीधे 10 लिख दूं क्या? यस सर। क्या ये सीधा आंसर 1/11 आ गया? यस सर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था यार। डी कोमल का भी, चलो चलो बहुत बढ़िया। ये सवाल पहले भी कराया ना, ऐसा लग रहा है मुझे, कहीं कराया क्या ये? करने के लिए सर ये तो थर्मोडायनामिक्स का लग रहा है। हाँ तो सर आपने करवा दिया, करा होमवर्क चुका में हूँ मैं, दिया। सभी बैचेस में करा दिया गया। चलो नो सर। नहीं, जरा बताओ भाई, आया ना? सर सब में नहीं करवाया होगा। सर अभी नहीं करा, अच्छा चलो ठीक है, इसको लास्ट में कराता हूँ मैं। ये वाला कराया क्या, ग्राफ वाला? यस सर, ये भी करवा दिया। अच्छा ठीक यस है, सही चलो करा। ये करो, ये करो करो, बहुत मजा आ रहा है तुम लोग को ना, बहुत आंसर दे रहे थे, अब देखिए दिखा। लो इसमें मैं तुमको टाइम भरपूर देता हूँ। कितना टाइम हो रहा है अभी? 8:12, भरपूर टाइम है मेरे हिसाब से, तो भरपूर है। एक मैगी बनाओ और पकाओ, चलो चलो। सर ये रॉड लिखा है। सर इसमें इंटीग्रेशन होगा क्या? हाँ रॉड लिखा है बेटा, मुझसे पूछ के करोगे तुम सवाल? एग्जाम में हम क्या तुम्हारे बगल में बैठे होंगे? बच्चे गलत करो, क्या दिक्कत है? गलत करने में कुछ दिक्कत है क्या? गलत करो फिर बताते हैं। सर बेइज्जती हो जाएगी बच्चे के सामने मेरी। बेइज्जती? कैसी बेइज्जती भाई? बेइज्जती कुछ नहीं होता, ये सॉफ्टवेयर वाली बातें ना बाहर। सर ये लग रहा है। क्या लग रहा है? ए वरुण। चलो ठीक है, वरुण बोल रहा मेरा है। बी। किसका बी है? मेरा अरे मेरा नाम बताओ भाई। गौरव। गौरव गौरव, हाँ मैं कैसे यहाँ समझूंगा मेरा कौन है भाई? सर वो अब तो नाम शो कर रहा होगा ना स्पीकिंग का। बेटा सर, मेरे पे मुझे दिख भी रहा है, ये- मुझे तुम नहीं दिखते। सर हाँ बेटा, सर ये डी में A × L+A लिखा है। डी में ए, हाँ L+A है। तो सर मेरा यही है। ये है तुम्हारा, क्या है शुभम? सर हर्ष। हर्ष, क्या फिर से? सर मेरा भी डी। सर डी होगा। अच्छा नाम तो बता दो अपना, कौन कौन है? अमर। सर अमर, मेरा हर्ष। हर्ष, और किसने बोला था? एक बच्ची बोली थी बेटा, कौन थी? तनिका। तनिका, ओके। यार तुम कहाँ थी, तुम्हारा मतलब नाम सुना लग रहा है, बट पहली बार ऐसा लग रहा है इंटरेक्शन कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। मतलब ये नाम मैं पहले नहीं सुना हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? पहले सुना था मैंने ये नाम। तुम अचानक खाई हो क्या आज? चलो आ जाओ, देखते हैं क्या करना है, इधर आओ। नहीं सर लेती हूँ क्लास। कैसी? सर लेती हूँ मैं क्लास। अच्छा कौन से बैच में हो तुम? क्या चले? चलो इधर आ जाओ। क्या कह रहा है? एक रॉड दे रखा है ना, एक रॉड दे रखा है, ठीक। कितना लेंथ है रॉड का? एल लेंथ है, एल लेंथ। क्या पूछ रहा है? क्या इस रॉड लेंथ का क्या क्या दे रखा है? फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड l, ठीक है। इसका मास भी m है, यहाँ पे फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस दिया है? ये a दिया है, ठीक है। यस क्या होता है ग्रेविटेशनल सर फील्ड? मेरा सी है। क्या होता है ग्रेविटेशनल सर फील्ड? सर क्या सर G/r² अपन में r स्क्वायर होता है? कितना हो जाएगा r? क्या मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ले लूँ ये से? हाँ ना बोलो। यस सर। a+f/2 ऐसे ले लूँ और स्क्वायर कर दूँ? नो सर। नहीं होगा, यही तो बात है, नहीं होगा। सर यहाँ पे एक्स्ट्रा का अब केस इधर आओ, लगेगा। हाँ सब इधर आओ, सुनो क्या दिक्कत हो रही है, सुनो। सही वाला फॉर्मूला छोटे मास के लिए होता है, पॉइंट मास के लिए। हाँ चलो इधर आओ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे क्या हो रहा है। मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले लिया, पर यार अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, इतने मास को, तो ये जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा तो उसके लिए तो डिस्टेंस बस इतना होगा।
इसके लिए तो ये डिस्टेंस और भी ज्यादा हो जाएगा, और इसके लिए तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, तो ये सिंपली ऐसे नहीं होगा। अब जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? ये ए दे रखा है, हम क्या करेंगे, हम इसमें से छोटा सा मास निकालेंगे। कितना? डीएम मास, ठीक है, डीएम मास जो कि डीएक्स लेंथ का होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये इस पी पॉइंट से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। टोटल लेंथ पता है हमें कितना है, एल। देखते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो अब मैं निकालता हूं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है ग्रेविटेशनल फील्ड? जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। जरा Yes, बताना एम की जगह पे क्या डीएम है, और Yes, sir. आर के जगह पे, आर स्क्वायर के जगह पे क्या मैं एक्स स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। यस सर। अच्छा, क्या मैं जब छोटे से डीएम मास के लिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत छोटा ही आ रहा होगा? Yes, sir. मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा? क्या यहाँ से स्टार्ट करूंगा डीएम मास लेना, और यहाँ से स्टार्ट करते करते मैं यहाँ तक जाऊंगा, तो क्या इनिशियल डिस्टेंस ए हो जाएगा, 0, 7. और ये एल प्लस ए हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। सर अच्छा, पर यहाँ तो एक्स का वेरिएशन दे रहा है और डीएम मास दे रखा है, तो जरा हम रिलेशन तो निकाल लें भाई। क्या है ये? एम मास का है और लेंथ एल है, ठीक है। क्या इसके एल लेंथ में एम मास है? यस कि नहीं? सर। तो यानी कि अगर 1 मीटर होता, ये एल मीटर है, तो अगर 1 मीटर तो क्या एम बाई एल होता है ना? तो मैंने क्या डीएक्स लेंथ लिया है, तो क्या डीएक्स लेंथ के लिए ये एम बाई एल इंटू डीएक्स हो जाता है ना? यस सर। Yes, sir. डीएम मास के लिए होगा ना, कितना ले रहा हूँ मैं, डीएक्स के लिए ले रहा हूँ, नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास, अच्छा मास कितना है हमारे पास? डीएम मास मास एम है। क्या बेटा? मास एम दे रखा। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या क्या मैंने, एक लेंथ में कितना है, एम है। क्या एक, सॉरी, एल लेंथ में क्या एम है, 1 मीटर में एम बाई एल होगा, तो क्या डीएक्स में एम बाई एल इंटू डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। Yes. अच्छा, तो क्या हो जाएगा, डी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ए से एल प्लस ए जी डीएम बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। डीएम को मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। जरा बताना डीएम कैसे रिप्लेस होगा कोई? Sir, M by L dx. एम बाई एल डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। क्या मैं इसको मिटाकर एम बाई एल इंटू डी एक्स लिख दूँ? क्या ये डीएम मास का लेंथ डीएक्स था, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अब, ठीक है। ये पुट कर दिया मैंने सर यहाँ वो पे। एक्स स्क्वायर था तो आपने एक्स से क्यों लिखा? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या रह गया, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। क्या रह गया, इंटीग्रेशन ए से एल प्लस ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या, डी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डी आ जाएगा, इंटीग्रेट किया, क्या है, जी एम बाई एल, जी एम बाई एल इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं, हाँ, एक्स माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, और इंटीग्रेशन में क्या एन प्लस 1 अपॉन में ऐसे हो जाता है ना। Yes, sir. तो मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान देना, सही है कि नहीं? क्या यही आएगा, क्या यही आएगा? कहाँ से कहाँ तक, ए से A से A plus L. ए से ई प्लस अब हमारा काम हो चुका है लगभग लगभग। ये एल है, इससे पहले बेइज्जती हो मैं एल लिख दूँ, मन लग रहा था मुझे भी। माइनस ए, माइनस ऑफ माइनस ए प्लस एल, ये किसी को दिक्कत नहीं हुआ ना? ये माइनस, ए प्लस एल आएगा, क्या बेटा? पहले ए प्लस एल फिर ए। हाँ, ठीक है। माइनस 1 बाई ए माइनस आएगा क्योंकि हम डिफरेंस करें, फिर माइनस के वजह से ये माइनस आए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ रहा है, जी एम बाई एल माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए प्लस एन, ठीक है।
मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ कि आगे स्लाइड बची है नहीं, मुझे इतने में ही एडजस्ट करना होगा। आ जाओ जी एम बाई, हाँ बेटा सर पहले a प्लस l रखेंगे, उसके बाद a रखेंगे ना। ओह हाँ यस सर, हाँ ये भी। चलो कोई नहीं, थोड़ा मिटाना पड़ता है। हाँ अच्छा याद दिलाया तुमने, बताओ मैं तो इंटीग्रेशन को ही उल्टा लेके चला गया। देखो ऐसा ही मिस्टेक होता है एग्जाम में भी, पता नहीं चलता इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद भी, और इंसान गलती कर बैठा है। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन में, जिसने बताया थैंक यू सो मच, ये 1/a है। ठीक है ये जी एम बाई एल माइनस ए प्लस एल, और ये +1/a हो जाएगा। ठीक है यस सर। इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, सॉल्व करो उसको, कितना आ जाएगा, ये a इधर और a प्लस एल इधर। ठीक है तो -a प्लस एल अपॉन में a इंटू a प्लस एल हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे इज इक्वल टू जी एम बाई एल पड़ा हुआ है। ये क्या a से कट गया, यस जरा देखना ऊपर l है तो ये भी l और ये भी l कट जाएगा, लेंथी तो है दोनों। ठीक है डिजाइन हमें कहा दिया तो गलत नहीं। यस सर। जी एम ए प्लस एल क्या आया हमारे पास, ई जो आया हमारे पास जी एम अपॉन ए प्लस सॉरी ए इंटू ए प्लस एल। कौन सा ऑप्शन है ये, कहाँ गया, जी एम अपॉन ए प्लस एल। चलो 3 लोगों का सही है, समझ में आया। ये इतना आसान सवाल नहीं Yes, sir. डायरेक्ट एल बाई 2 लेके वहां डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन क्या जब भी ऐसा आएगा तो ऐसा ही करेंगे, करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो यही है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत बढ़िया चीज दिया है हम लोगों के लिए, क्या, इसने बोला है यूनिफॉर्म डॉट, यूनिफॉर्म डॉट। ठीक है तो ये तो ठीक है, आम जिंदगी है, नेटवर्क जिंदगी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है जब भी बात करेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कई बार हो सकता है कि जो जो ये जो दिया हुआ है रॉड, हो सकता है कि इधर से लेके इधर तक वो मास वेरी कर रहा हो, इधर ज्यादा हो इधर कम हो, इधर ज्यादा हो इधर कम हो, ऐसे घट रहा हो या हो सकता है बढ़ रहा हो। ठीक है तो क्या मास वेरिएबल हो जाएगा तो हमें इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन मास यूनिफॉर्म है। ठीक है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक गेम प्ले करते हैं, बहुत सीधा सीधा। ये रॉड है हमारी, हमें फाइंड करना है पी पॉइंट पे। ठीक है तो हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से, ध्यान से देखना, पी पॉइंट से एक बार आर के लिए लिखेंगे, R1 के लिए, और एक बार हम इसको ले लेंगे लास्ट में एल, ये यहाँ तक का डिस्टेंस R2। ठीक है ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है और डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या, E इज इक्वल टू जी एम अपॉन में R1 R2। ये किसके लिए है, जब यूनिफॉर्म रहेगा रॉड। क्या R1 की जगह पे A था, A, क्या R2 की जगह पे A प्लस एल है, A प्लस एल डायरेक्ट आ जाएगा, ये नोट डाउन है, डायरेक्ट आ जाएगा, इतना इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, जब यूनिफॉर्म रॉड दिया हो, याद रहे सवाल। बताओ इतना इंटीग्रेट करके लाया सर, यही बता दो ताकि सर मैंने आपसे पूछा था ना इंटीग्रेट होगा, आपने बताया नहीं क्या था। बेटा, सर मैंने आपसे पूछा था इंटीग्रेट होगा ना इसमें। अच्छा सर मैंने ऐसे ही बताया था। अच्छा ऐसे बताओ, पता था तुमको पहले से। हाँ यस सर। चलो बहुत सर क्वेश्चन कर रखे हैं ना ऐसे वाले। गुड। चलो आओ ये करो, क्या कह रहा है, हाँ ये करो, ये वही पहला वाला सवाल है। ठीक है सर डी है। हाँ ये तो हमने पहला वाला सवाल है, आओ लोग बता दूं, कह रहा है सबको ध्यान दें। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन अ कांटेक्ट विद ईच अदर, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन द स्फीयर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू। ठीक है बहुत आराम से सवाल दिया, फोर्स ऑफ स्फीयर प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, रेडियस के। आओ देखते हैं सवाल क्या है। हमने लिया 2 स्फीयर, ड्राइंग बहुत गंदी है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कृपया पेशेंस रखें। ये क्या बढ़िया बना दिया, मन कर रहा खुश हो यार। अरे यार इतना सुंदर कैसे बना दिया उन्होंने, अरे यार मुझे हो जाता विश्वास है। नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, क्या कह रहा है, दोनों स्फीयर का रेडियस r है कि नहीं, देखो। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन अ कांटेक्ट विद ईच अदर, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द स्फीयर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है
तो हमें लिखने तो आता ही है भाई। क्या हो गया, दोनों आइडेंटिकल, एम एम, ठीक है, जी एम इंटू एम अपॉन में 2r का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन में 4r स्क्वायर। क्या आंसर था, क्या ये हो जाएगा आंसर? नो सर। नहीं होगा, यही तो दिक्कत है, नहीं होगा। तो डेंसिटी नहीं रहेगी इसके अंदर। देखो, जी एम एम अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक, जी एम स्क्वायर अपॉन में 2r का स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है। कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर, जब टू आइडेंटिकल की बात कर रहा है तो सब्सटेंस सेम होता है, मटेरियल डेंसिटी सेम होती है, तो हमको डेंसिटी के रेस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। तो क्या होता है डेंसिटी, क्या मास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है या ना, ठीक है। हमें डेंसिटी निकालना है, ठीक है, तो क्या रो इंटू वी निकाल दूं मास की जगह पे पुट करने के लिए, ठीक है, जरा बताना। डेंसिटी तो वी हो जाएगी और स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, एम की जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ, एम की जगह पे एम स्क्वायर है, ठीक है, जी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में रो इधर ले लेता हूँ और इसका स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर है तो, और नीचे 2r स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। समझ में आया क्या किया मैंने? यस सर। बाकी लोग, जनता, समझ में आ रही है? 4/3 पाई, यस सर। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे ही रख ले रहा हूँ। और ये क्या आ जाएगा, क्या सर ये R r की पावर 6 हो जाएगा और नीचे 4r की पावर 2। क्या आ जा रहा है, आर को बस देखना है हमें, जी से, रो से, पाई से, इन सब से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पूछा है सवाल में क्या, हमें सिर्फ आ गया पीछे से, पीछे, पीछे। ग्रेविटेशन प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन में सिर्फ आर से पूछ रहा है, ठीक है। हम आर का फैक्टर लेंगे, क्या आर की पावर 6 अपॉन में आर की पावर 2 है, तो क्या वो आर की पावर 4 में जा रहा है ना, तो आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। जितना आसान लग रहा था सीधा सीधा वैसा नहीं, खेल है अलग इसका, ठीक है। चलो 2-3 और छोटे छोटे सवाल हैं, कर लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे सवाल हैं, तो पट पट कर लो और जल्दी से फिक्स मार दो मेरे को, बता दो ऐसे ही, ये होगा सर क्या। सवाल तो और खतरनाक बना देते, लेकिन टाइम है पर बहुत खतरनाक बनाने के सी है क्या? सी, ओके, सी, यस सर, सी। सी फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ बट रेडियस इज 1/4 of यस सर सी है। then we of this planet। सर सी है। सभी का सी आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा, क्या होता है इसका वेलोसिटी? ये होता है क्या, यस सर। आर स्क्वायर होता है क्या, जी एम अपॉन आर होता है कि आर स्क्वायर होता है? आर होता है। आर होता सर। हाँ हाँ, अब सुनो इधर देखो, क्या बोल रहा है, मास इक्वल है, ठीक है, दोनों का, ठीक है। अगर दोनों का मास इक्वल हो गया तो मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आर की वजह से फर्क पड़ेगा। तो क्या सर जो भी 2gm होता है क्या बेटा, सर, 2gm/r होता है ना? लो चलो ठीक है, तो 2gm दोनों में आएगा। क्या डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ इसके वेलोसिटी की इस समय √1 अपॉन √r पे हो रहा होगा, सिर्फ Yes. r वेरी करेगा तो ये सब बदल रहा होगा, खेल हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखना, वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, क्या मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से बताना, 1 अपॉन में आर ही ऊपर चला जाएगा और इसका 1 अपॉन में आर की, हाँ या ना? Yes, सर। सबको समझ में आया ना, किसी को ऐसा तो नहीं ना दिक्कत हो गया? अब क्या कह रहा है, प्लैनेट का मास तो सेम कर रहा है पर मास अर्थ रेडियस इज 1/4 द रेडियस होता है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, क्या है इसका रेडियस, ये आर ई का तो आर है और नीचे वाले का 1/4 r/4 हो जाएगा, तो r/2 बाहर आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या Vp इज इक्वल टू Vp अपॉन V इज इक्वल टू अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, 1 अपॉन में 1 2 हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं,
तो क्या ये दिख रहा है 2 होगा ऊपर, 2 होगा बाहर निकल के, ये √r/√r कट गया। एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 इंटू में वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी ऑफ 22.4। अब सबका आंसर आ गया देखो। चलो चैट में सभी का आंसर आया बी 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 बी। समझ में आया ना? GR क्यों नहीं यूज किया? क्या बेटा? इसमें √2 GR क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी की कोई मतलब ही नहीं थी, हमें तो पहला फॉर्मूला यही पता था, G2 बाई क्या था, GM बाई R। ये ठीक है, मास दे रखा है ना, तो मास के हिसाब से मुझे वहां पे जानना था ना, ये फॉर्मूला मास है, उसमें मास कहाँ है, समझ आया? ठीक है सर, समझ गया। चलो आ जाओ। चलो एक और सवाल है, जल्दी बता दो, क्या टाइम वेस्ट करें इसमें। बस एक और सवाल होगा, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा था। सर बी लगा इसका। क्या? सर बी। एक बार फॉर्मूला चेक कर सकते हैं सभी लोग, फॉर्मूला चेक करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ये मैं नहीं कराऊंगा, मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा, सही चाहिए मुझे। तो जरा कैसा मास्टर है, आंसर के लिए रो रहा। नेक्स्ट सर डी है क्या? यप, सभी लोग जाओ देखो फॉर्मूला देखो, ये मैं नहीं कराऊंगा। सर डी आ रहा है। गुड, वेरी गुड, सबका डी आना चाहिए। गुड, हर्ष का भी डी, अमन का डी, दुर्गा का डी, कोमल का डी। अब आ रहा है मेरा भी डी। फॉर्मूला ही है, V इज इक्वल टू R अंडर रूट में K इंटू रो। तो ट्वाइस बोल रहा है, रेडियस भी 2 गुना हो गया, और रो भी बोला है ट्वाइस, तो अंडर रूट में 2 है, तो 2√2 है, सीधा दिख रहा है। ठीक है, डी चलो सही है। अमन, हर्ष, दुर्गा, कोमल, चलो देखो आ जाओ। चलो एक ये भी है, घर पे करना। मैं एक सवाल बता दूं, बाकी बच्चों को ये वाला सवाल नहीं बताता, ठीक है? इधर आ जाओ बच्चों, ठीक है? ये वाला बता दूं ना, मैं बहुत लोग को नहीं बताता, बाकी बच्चों में, है ना? चलो यस सर। जरा ध्यान से पढ़ो, क्या है कार्नोट टिंजन। आप लोगों में से अगर किसी को जाना हो जा सकते हैं, ठीक है? मैं उन बच्चों को बोलूंगा बस रुकने के लिए जिनको ये मैंने क्लास में नहीं कराया, ठीक है? चलो आ जाओ। कार्नोट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज एट 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये T2 की बात कर रहा है, सिंक की बात कर रहा है, ठीक है? तो क्या केल्विन में 280 हो जाएगा? अच्छा, हैज एन एफिशिएंसी 50%। एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 50%। इट इज डिजायर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 70%। अच्छा, हम इनिशियली ऐसा था, पर हमें चाहिए कि इसकी एफिशिएंसी 70% हो जाए। बाय हाउ मेनी डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर इंक्रीज, मतलब T1 जो है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, मतलब T1 उसका टेम्परेचर मैं कितने से बढ़ाऊं कि एफिशिएंसी 50% से 70% हो जाए, ठीक है? क्या मैं इस एफिशिएंसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक? मान लेता हूँ इसमें T1 जो है इनिशियल और ये T1 फाइनल, ठीक? लगाया फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला? क्या एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 होता है? यही फॉर्मूला बस यूज करना है हमें। तो क्या पहले वाले के लिए मैं देखूं ये, ठीक है? पहले वाले के लिए क्या एफिशिएंसी हाफ है इज इक्वल टू 1 माइनस T2 280 है अपॉन में T1 इनिशियल का, ठीक है? दूसरे इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है? 77/10 एफिशिएंसी, ठीक है? 7/10 है एफिशिएंसी, तो क्या 1 माइनस 280 अपॉन में T1 फाइनल वाले का निकालो, ठीक है? बाद में ये टेम्परेचर पहुंचाना है मुझे, ठीक है? और मुझे चाहिए क्या, कितने टेम्परेचर से बढ़ाना है, यानी कि ये माइनस ये ही चाहिए मुझे, ठीक है? तो हमारे पास क्या है इक्वेशन है, मैं 1 को इधर ले गया, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 280 अपॉन में T1 इनिशियल, ठीक?
तो देखना इसको क्या हुआ, क्या ये -½ हो जाएगा? सर माइनस माइनस कट ही जाएगा ना। माइनस माइनस कट जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पे T1 का इनिशियल, T1 को इधर और इसको इधर, तो क्या हमारे पास T1 इनिशियल आ गया 560 केल्विन। यस सर। ये इधर ये इधर, ठीक है। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। क्या 7/10 है, 1 उधर जाएगा तो -3/10 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/10 इज इक्वल टू 280 अपॉन में T1 फाइनल। क्या सभी को समझ में आया क्या किया? यस सर। ठीक वही Yes, किया sir. कि ऊपर किया था, 1 को उधर भेजा, माइनस में आया वो माइनस में चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ, क्या T1 फाइनल जो है वो 2800 अपॉन 3 है। यस सर। इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है ना 97133 केल्विन होगा, ठीक है। T1 फाइनल, और हमें क्या चाहिए था? T1 फाइनल माइनस T1 इनिशियल, यही आएगा। तो 933 केल्विन माइनस 560 केल्विन। क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? 3 13 7 और ये 3, ठीक है। 373 केल्विन होना चाहिए। समझ में आया क्या करना था? यस सर। 373 केल्विन। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो उसके करीब है, वो है डी, ठीक है। समझ में आ गया? यस ये भी बता दो क्या, एक काम करो तुम लोग, कितने बजे क्लास है तुम लोग की अगली? सर सर 9 से 9 बजे ना, तो 9 बजे। हाँ ठीक है, ये 2 मिनट लगेगा। ड्राफ्ट को देख लो कैसे, ये भी नहीं कराया ना मैंने। सर हो गया सर। ये भी करा दिया ऑप्शन इसका। सर हो गया। चलो ठीक है, करा दिया। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। PDF में भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू। ओके, चलो सभी को गुड नाइट सर, बाय बाय। क्लास लीजिए, बाय बाय सर गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय 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 बाय। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट।